मक्का में हुए हादसे में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत, 4 भारतीयों की भी मौत, 850 घायलों में 2 दर्जन भारतीय भी शामिल। मक्का हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुखर्जी ने जताया दुख। पीएम ने कहा, ऐसी घटनाओं से दर्द होता है। मरने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। न्यूयॉर्क में फाइनेंशियल सेक्टर के सीईओ से मिले पीएम मोदी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मजबूती पर दिया जोर। बिहार में विशेष पैकेज पर चरम पर सियासत। नीतीश कुमार ने लिखे वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी, बीजेपी का जवाब, सियासत छोड़ शासन चलाएं। डेंगू पर खुली केजरीवाल सरकार की पोल, 26 जून को पास हो गया था फंड, 3 महीने बाद 17 सितंबर को किया गया जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने की खिंचाई, नजीब जंग ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बीजेपी का दावा, राहुल गांधी को लेकर झूठ बोल रही है कांग्रेस, अमेरिका में पहले ही हो चुका है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सीएम मोदी का सपना किया पूरा। गुजरात सरकार के विवादास्पद आतंकवादी विरोधी बिल को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। सोमनाथ भारती की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया लोकेशन। पुलिस ने कहा, शातिर अपराधी की तरह जगह बदल रहे हैं पूर्व कानून मंत्री। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, बीजेपी एसपी नेताओं को बताया दोषी, बीजेपी ने रिपोर्ट को किया खारिज। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के डीएम संजय गोयल के साथ मारपीट, बीजेपी सांसद के पीएस पर लगा आरोप। कानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, गंगा नदी में डूबे 9 लोग, 2 के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी के गिव इट अप कैंपेन को मिला बिग बी का साथ, अमिताभ बच्चन ने छोड़ी रसोई गैस सब्सिडी। सीएम ममता की मदद से क्रिकेटर गांगुली को मिला बंगाल क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन की कमान, ऑफिस पहुंचकर संभाला कार्यभार। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में। मैं हूं संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब के पाक शहर मक्का के मीना में मातम पसरा हुआ है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदायगी के दौरान हुई भगदड़ में 700 से ज्यादा जायरीनों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 भारतीयों की भी मौत हो गई है, इनमें से 2 हैदराबाद के रहने वाले थे। रूह कांप जाती है इन तस्वीरों को देखकर, कलेजा मुंह को आ जाता है, सांसें थमने लगती है। पाक मौके पर यहाँ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया को गम के सागर में डुबो गया। मीना में पत्थर मारने की रस्म अदा की जा रही थी। हद से ज्यादा भीड़ थी, तभी भगदड़ मचा और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी भागदौड़ में जायरीन हताहत होने लगी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, लाशों की कतारें लग गई, हर तरफ लोगों के बेजान शरीर पड़े हुए थे। सैकड़ों लोगों की सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि खड़े हो सके, खुद उठकर अस्पताल पहुंच सके। इन लोगों की मदद के लिए सऊदी सरकार ने 4000 कर्मचारियों को राहत कार्य में लगाया है, जबकि रेड क्रॉस और दूसरे सहायता संगठन भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। क्या है पत्थर मारने की रस्म? दिल दहला देने वाला यह हादसा पत्थर मारने की रस्म अदायगी के दौरान हुआ है। पत्थर मारने की रस्म शैतान के विरोध का है। यहाँ शैतान के प्रतीक के तौर पर 3 खंभे हैं और हज यात्री इसी 3 खंभों पर पत्थर मारते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हज यात्री शैतान को पत्थर मार रहे थे कि पीछे से आई भीड़ की वजह से कोहराम मच गया। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मक्का में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और ट्वीट किया है। मक्का से आई खबर पीड़ादायक है। भगदड़ से हुई मौतों की खबर से दुख पहुंचा है।
मृतक के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सऊदी अरब में हज के दौरान हादसों की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हज के दौरान भगदड़ मची है। मोहम्मद साहब के शहर मक्का की ये दर्दनाक तस्वीर कोई पहली नहीं है। इसके पहले भी यहां कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ये दो तस्वीरें इसी महीने की हैं। पहली तस्वीर गुरुवार की है जब मीना में पत्थर मारने की रस्म अदा की जा रही थी और दूसरी तस्वीर 11 सितंबर की है जब तूफान की वजह से एक क्रेन लोगों के ऊपर आ गिरा था। मीना में पत्थर मारने की रस्म अदायगी के दौरान हादसों की फेहरिस्त लंबी है। पिछले 2 दशक में हुए बड़े हादसों की बात करें तो 23 मई 1994 को मीना में शैतान को पत्थर मारने के दौरान हादसा हुआ था जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। 5 मार्च 2001 को शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान ही 35 लोगों की मौत भगदड़ मचने की वजह से हो गई थी। 11 फरवरी 2003 को भी पत्थर मारने की रस्म के दौरान हादसा हुआ था और 14 जायरीनों की मौत हो गई थी। पत्थर मारने की रस्म के दौरान हादसे का सिलसिला थमा नहीं और 1 फरवरी 2004 को भी यहां बड़ा हादसा हुआ और 251 लोगों की मौत हो गई थी। पत्थर मारने की रस्म के दौरान ऐसे हादसे होते रहे हैं और इन हादसों के पीछे कई वजह हैं। मसलन संकीर्ण रास्ता, जल्दबाजी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, हद से ज्यादा भीड़, बदइंतजामी और सुरक्षा में चूक। अगर इन वजहों को दुरुस्त कर लिया जाए तो ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं, लेकिन 20 लाख की भीड़ को नियंत्रित करना आसान भी तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार को फाइनेंशियल सेक्टर के सीईओ के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मजबूती से समर्थन करती है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान पीएम मोदी की शेख हसीना से कई मसलों पर बातचीत भी हुई है। इससे पहले न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी का प्रशंसकों ने जमकर स्वागत किया। पीएम मोदी जब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से द वॉल्डरॉफ एस्टोरिया होटल पहुंचे तो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां लोग मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे मोदी की एक झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप पीएम मोदी के लिए उत्साहित लोगों को नाचते और ढोल बजाते देख सकते हैं। चलिए बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में के लिए मिले विशेष पैकेज पर नई सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को जवाबी चिट्ठी लिखी है। अरुण जेटली ने 17 सितंबर को नीतीश कुमार को पत्र भेजा था और बिहार को दिए गए विशेष पैकेज की पूरी जानकारी दी थी। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने 5 पन्नों का पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार को सही मायने में मदद तभी मिलेगी जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उधर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार के जवाब पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बेवजह चिट्ठी लिख रहे हैं और उन्हें बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बचा है राजनीतिक आयु, सत्ता का आयु। किसको मूर्ख बनाते हैं नीतीश बाबू? बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है और 1,65,000 करोड़ पैकेज नहीं है तो क्या है? अब वो बताएं कि जंगल राज वाला पैकेज क्या है उनका लालू जी के।
तो प्रेम कुमार और श्यामदेव पासवान के पर्चा दाखिले के बाद गया में बीजेपी की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने भी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना की रिपोर्ट को हथियार बनाकर जेडीयू ने बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी कहती थी कि नीतीश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो रिपोर्ट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा में सुधार का जिक्र कैसे हुआ। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर नेता हैं। शाहनवाज ने कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और गठबंधन में उन्हीं की तूती बोलती है। जहां तक सवाल है नीतीश कुमार जी का, वो अब मजबूत नेता नहीं मजबूर नेता है। नीतीश कुमार जी के जो उम्मीदवार हैं जदयू के, वो भी नीतीश जी शरद जी ने नहीं तय किए बल्कि वो भी लालू जी ने तय किए। तो आज लालू जी के सामने नीतीश जी की कहीं से चल नहीं रही है। सब कुछ के सबका मालिक एक, कांग्रेस हो या जदयू, सबके मालिक बन गए हैं लालू। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। शिवसेना पर मुंबई में यूपी बिहार के लोगों के विरोध का आरोप लगता आया है। ऐसे में बिहार में पार्टी क्या कुछ खास कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वोटर्स को लुभाने में नारों, स्लोगन और चुनावी गीतों की अहम भूमिका होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी ये हथियार खूब आजमाए जा रहे हैं। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। फिर एक बार हो, नीतीश कुमार हो। राजद राजद का भी बज रहा है डंका। इश्क और जंग में सब जायज है, ये तर्जुमा सियासी जंग के लिए भी सटीक है। और बिहार के महासंग्राम में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने भी एक दूसरे के खिलाफ गानों को हथियार बना लिया है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का गाना इन दिनों सियासी मैदान में खूब बज रहा है। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए। मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए जेडीयू की ओर से स्नेहा खान बिलकर ने फिर से नीतीश गीत कंपोज किया है। जेडीयू का साथ देने के लिए आरजेडी का पुराना गाना राजद राजद फिर एक बार जोर पकड़ने लगा है, जिसमें जेपी और लोहिया के विचार आगे बढ़ाने का जिक्र है। गीतों से मन मोहने के अलावा स्लोगन और पोस्टर्स का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन बीजेपी की ओर से जब होगी विकास की तेज रफ्तार तब बनेगा समृद्ध बिहार। बीजेपी करेगी पहला काम, जंगल राज पर पूर्ण विराम। जय जय बिहार, बीजेपी सरकार। बीजेपी की इस नारेबाजी का तोड़ जेडीयू के स्लोगन में नजर आता है, जहां कहा जा रहा है, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। बिहार में बहार हो, फिर से नीतीश कुमार हो। साथ ही गठबंधन बनने के बाद नारा बना है, बनता बिहार, बढ़ता बिहार, नीतीश लालू फिर एक बार। ये स्लोगन, पोस्टर और संगीत चुनावी दौर में हवा तो खूब बनाते हैं, लेकिन इन जुमलों की हकीकत तब खुल जाती है जब चुनावी वादों की तरह नारे और स्लोगन की भी हवा निकल जाती है। तो दिखावे और गाने पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और फैसला कीजिए, तब जाकर वोट दीजिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। केजरी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इस बार उस पर ये सवाल उसके ही एक हलफनामे की वजह से खड़े हो गए हैं। केजरीवाल पर फंड का डंक, हलफनामे पर उठे गंभीर सवाल। आखिर क्यों सोई रही सरकार, समय पर क्यों नहीं जारी हुआ फंड? दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बीच केजरीवाल सरकार के एक हलफनामे से उन पर ही गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार का हलफनामा ही उनके गले की हड्डी बन गया। सुनवाई के दौरान जहां केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि उसने डेंगू की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए, तो वहीं उनके हलफनामे ने इन दावों की हवा निकाल दी। हलफनामे में सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ दिख रहा है। हलफनामे के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पैसा तब जारी किया जब डेंगू की वजह से कई मौतें हो चुकी थी। एमसीडी को 25% की पहली किश्त 17 और 18 सितंबर को जारी हुई। पहली किश्त में एमसीडी को 21 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी किश्त 22 सितंबर को जारी की गई। दूसरी किश्त में 40 करोड़ रुपए दिए गए। दिल्ली सरकार ने डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए 81 करोड़ का बजट रखा था। अब आपको बताते हैं कि हलफनामे पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। डेंगू पर दिल्ली सरकार इतनी देरी से क्यों जागी? पहली किश्त जून जुलाई में लागू होनी चाहिए थी, फिर इतनी देर क्यों हुई? कई लोगों की मौत के बाद फंड क्यों रिलीज किया गया? इन सवालों के जरिए विपक्ष ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देखिए, जिन्हों लड़ने से फुर्सत नहीं है वो जागेंगे कैसे? मुझे तो अभी भी यही लगता है कि अंदरूनी तौर पर लड़ाई चल रही है। गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता को मुकम्मल तौर पर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। मैं समझता हूँ बहुत ही कंडेमनेबल है। सरकार लड़ना छोड़ करके तवज्जो दे। आप समझ रहे हैं अभी कुछ काम शुरू हो गया है, मैं समझता हूँ अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। डेंगू से मौत पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी और एनडीएमसी से भी रिपोर्ट मांगी है। देखते हैं 29 सितंबर को होने वाली सुनवाई में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अब आपको बताते हैं डेंगू पर अब तक क्या अपडेट है। दिल्ली में डेंगू से हो रही लगातार मौत पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी नोटिस भेजा है। दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती न किए जाने के बाद कुछ डेंगू पीड़ितों की मौत पर एनएचआरसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। उधर दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग को लेकर डीएमआरसी कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लिया और वहां के अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दिए। बता दें कि दिल्ली में अब तक 25 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। मुंबई में फिल्मी सितारों के घर डेंगू का लार्वा मिलने के बाद बीएमसी ने उन कलाकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है जिन कलाकारों के घर डेंगू का लार्वा पाया गया। उनमें जूही चावला, अनिल कपूर, जितेंद्र और सिंगर अमित कुमार के नाम भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे की आग को भड़काने में राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने खेल खेला था। सूत्रों की माने तो आयोग की रिपोर्ट में इस दंगे को भड़काने में पुलिस और प्रशासन के लोग भी पीछे नहीं थे। मुजफ्फरनगर को किसने दर्द दिए? किसने भड़काए मुजफ्फरनगर में दंगे? कौन है मुजफ्फरनगर के गुनहगार? कौन है दंगों के असली दोषी? ये न सिर्फ दंगा पीड़ित बल्कि हर कोई जानना चाहता है। अब इस मामले में जांच रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में जो बात निकल कर आई है उससे सभी सन्न रह गए। दंगों का दोषी सूबे में सत्ताधारी एसपी और बीजेपी को माना जा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय ने इस मामले की रिपोर्ट यूपी के राज्यपाल राम नायक को सौंप दी है। मुजफ्फरनगर को दंगों का दर्द 2013 में मिला था। दंगे में 60 लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। घरों को आग के हवाले कर दिया गया था और महीनों तक बेघरों ने बिना छत रात बिताई थी। धीरे धीरे जख्म भरने भी लगे थे।
लेकिन रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से वो जख्म हरे हो गए हैं। कब बना जांच आयोग? यूपी सरकार ने 9 सितंबर 2013 को न्यायमूर्ति विष्णु सहाय को लेकर एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग को पहले मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करनी थी, जिसमें बाद में सहारनपुर, मेरठ, शामली और बागपत के दंगे भी शामिल किए गए। उनके पास कुल 3214 शपथ पत्र आए हैं, जिनमें 376 लोगों की गवाही दर्ज की गई। इसी प्रकार 100 सरकारी कर्मियों की भी गवाही हुई। इस आयोग को 2 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस आयोग को 7 बार एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस दंगे को हवा देने में सियासत का बड़ा रोल रहा है। राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी और एसपी के नेताओं ने दंगा भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब राज्यपाल इस रिपोर्ट को सीएम अखिलेश यादव को सौंपेंगे, लेकिन जिन्होंने कभी न भूलने वाला दर्द दिया, क्या उनको सजा मिल पाएगी? क्या दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मुजफ्फरनगर दंगे पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र तो कार्रवाई करने से रहा, लेकिन राज्य सरकार से वो जरूर कहेंगे। वहीं बीजेपी लीडर संगीत सोम ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उधर एसपी लीडर राजेंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। स्वाभाविक रूप से बीजेपी का तो ये काम ही है। बीजेपी तो शायद ही कोई कमीशन हो दंगों के बाद बना हो जिसने बीजेपी और आरएसएस को उस तरह का जिम्मेदार नहीं ठहराया हो। तो ये कोई हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इन पर कोई कार्रवाई भारत सरकार नहीं करने वाली है। अगर राज्य सरकार को करना है तो हम राज्य सरकार को कहेंगे कि सख्ती से इस पर अमल किया जाए। तो मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल एकदम खारिज करता हूं और मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट का कोई औचित्य है। ये एक तरफा बनाई गई रिपोर्ट है, बाकी तो आने के बाद डिटेल में इस पर बात की जाएगी। राज्य सरकार के पास आएगी, उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। राज्य सरकार की नीयत बहुत स्पष्ट है, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सरकार का। तो यूपी की सियासत में तूफान लाने वाले मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट जस्टिस विष्णु सहाय ने गवर्नर राम नाईक को सौंप दी है। जस्टिस सहाय ने हमारे सहयोगी अलाउद्दीन से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहला बिंदु था जो वारदातें हुई और उन वारदातों के क्या कारण थे। दूसरा बिंदु था कि अधिकारियों का रिस्पांस कैसा था। तीसरा बिंदु था कि कौन इन दंगों के लिए जिम्मेदार है, और चौथा बिंदु ये था कि भविष्य में ऐसे दंगे ना हो, इसके लिए क्या एक सजेशंस आयोग देगा। रिपोर्ट 775 पेज की है और 6 भागों में इस रिपोर्ट को बांटा गया है। पहले भाग में इंट्रोडक्शन है, दूसरे भाग में पब्लिक गवाहों के बयान है, तीसरे भाग में जो वारदातें दौरान राइट्स हुई उनका तस्करा है और जो राइट्स के कारण थे उनका तस्करा है। चौथे भाग में अधिकारियों का कैसा रिस्पांस था और कौन लोग जिम्मेदार थे उसका तस्करा है। पांचवें भाग में भविष्य में क्या सुझाव दिए जाए कि दंगे ना हो उसका तस्करा है, और छठे भाग में एक समरी है। तो फिलहाल यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तेल क्षेत्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेल क्षेत्र विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने सरकार के साथ विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त विदेशी मध्यस्थ को हटाने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस बाबत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश गैस के समूह ने पन्ना, मुक्ता और ताप्ती तेल क्षेत्र नीलामी में हासिल किए थे। बाद में कच्चा तेल निकालने की लागत, रॉयल्टी और उस पर लगने वाले टैक्स के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ उनका विवाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को सुलझाने के लिए लंदन में 5 साल से चली आ रही मध्यस्थता प्रक्रिया को दोबारा बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था और अब मामले में सरकार ने भी कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कही है।
उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर केवल सियासत के खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि सियासत के बाहरी मैदान के भी खिलाड़ी हैं। खट्टर साहब का खेल प्रेम 20 तारीख को उस वक्त सामने आया जब वो राहगिरी वेबसाइट के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम अचानक ही कबड्डी खेल रही एक टीम के पाले में घुस गए। कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरे पाले में पहुंच गए। जब तक खिलाड़ी समझ पाते, सीएम एक को छूकर फुर्ती से वापस अपने पाले में लौट चुके थे। सीएम के इस रूप को देखकर उनके सुरक्षा गार्ड्स भी हैरान हो गए। तो चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान के खेवसर विधायक हनुमान बेनीवाल पर राजधानी के झोटवाड़ा में हुए जानलेवा हमले के विरोध में सैकड़ों समर्थकों ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रास्ता जाम कर दिया। जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर राजन विशाल की गाड़ी का घेराव किया। मामला तनावपूर्ण होता देख पुलिसकर्मियों ने रास्ता खुलवाया। इस दौरान बेनीवाल समर्थकों ने पुतला फूका और बेनीवाल की गाड़ी पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पर करीब 2 घंटे धरना भी दिया। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। करीब 30 लड़के बेसबॉल का बैट, तलवार और सरियों से इन्होंने आके मेरी गाड़ी पर हमला किया। आगे ट्रैफिक जाम था, मेरी जान बच गई। बाकी उनका मकसद था, वो निश्चित रूप से जिस तरह उन्होंने हमला किया, उनका मकसद मेरी जान लेने का था। और पीछे बेसबॉल के बल्लों से जो मारी, उससे गाड़ी का शीशा फूट गया। मेरे 2 समर्थक पीछे। चलिए अब देखते हैं विस्फर्स इन द कॉरिडोर। 2005 बैच के आईएएस राजेश कुमार टोप्पो छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 1990 बैच के आईआरएस आईटी जे कृष्ण किशोर आंध्र प्रदेश सरकार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ बनाए गए हैं। तो इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए आप तिरछी नजर। नमस्कार।